नमस्कार। आज हम एक ऐसे समुदाय की दुनिया में झांकने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों में रहता है। कोरबा जनजाति। इनकी दुनिया मतलब सदियों पुरानी परंपराओं और आज के दौर के बदलावों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन बनाती है। हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत भी हैं। प्रसार भारती के आर्काइव से एक पुरानी लेकिन बहुत गहरी डॉक्यूमेंट्री है। फिर कुछ हाल की वीडियो रिपोर्ट्स भी हैं और साथ ही जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के कुछ दस्तावेज और विकिपीडिया के लेख भी। अच्छा। तो ये सब मिलकर हमें एक तस्वीर देते हैं कि कोरबा समुदाय का जीवन कैसा है, उनकी आत्मा कैसी है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं। हम इन स्रोतों की मदद से उस खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे जो उनके जीवन में चल रही है। एक तरफ अपनी पहचान को बचाए रखने की जिद है और दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाने की जरूरत। बिल्कुल। चलिए इसी नजरिए से इस खोजबीन को शुरू करते हैं। ये खींचतान हमें उनके नाम और बसावट में भी तुरंत दिखने लगती है। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि कोरबा समुदाय को अक्सर एक ही नजर से देखा जाता है, लेकिन इनके भीतर भी दो दुनियाएं बसती हैं। एक है पहाड़ी कोरबा, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहते हैं और अपनी जड़ों से ज्यादा मजबूती से जुड़े हैं। हाँ। और दूसरे हैं दिहारिया कोरबा। अच्छा, दिहारिया कोरबा। हाँ, जो पहाड़ों से उतरकर मैदानी गांवों में बस गए हैं, खेती कर रहे हैं और क्या कहते हैं मुख्य धारा के समाज के साथ ज्यादा घुल मिल गए हैं। तो ये जो दो गुटों का जिक्र है, पहाड़ी और दिहारिया, ये सिर्फ उनके रहने की जगह का फर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये उस समुदाय के अंदर चल रहे एक बड़े बदलाव की कहानी है। एक तरफ वो लोग हैं जो जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो मुख्य धारा को अपनाने में फायदा देख रहे हैं। सही कहा। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोग रहते कहाँ हैं। इनका मुख्य गढ़ तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा वाले इलाके हैं, जैसे सरगुजा, जशपुर, कोरबा जिले। ओके। लेकिन इनकी कुछ आबादी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में और थोड़ी बहुत पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी मिलती है। और इनकी जनसंख्या कितनी होगी? 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो इनकी कुल आबादी करीब 1,66,000 थी। 1,66,000? हाँ, जिसमें से बड़ा हिस्सा लगभग 1,29,000 छत्तीसगढ़ में था। स्रोतों में इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड नस्ल का बताया गया है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका आसान मतलब क्या है? हाँ, ये तकनीकी शब्द है। आसान भाषा में कहें तो अगर हम भारत के सबसे पुराने निवासियों की बात करें तो ये उन्हीं में से एक हैं। ओह। इनकी जड़ें इस जमीन में बहुत बहुत गहरी हैं और यही गहराई इनकी भाषा में भी दिखती है। इनकी अपनी भाषा है कोरवा। कोरवा? हाँ, जिसे ये प्यार से भासी भी कहते हैं। और ये भाषा भी इन्हें दूसरे आदिवासी समूहों से जोड़ती है ना? बिल्कुल, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से है। अब फिर से आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि इनकी भाषा का परिवार वही है जिससे संथाली और मुंडारी जैसी बड़ी जनजातीय भाषाएं निकली हैं। अच्छा। एक रिसर्च रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि कोरवा और मुंडा भाषाओं में 90% तक समानता है। 90%? जी, ये एक बहुत बड़ा सुराग है जो बताता है कि ऐतिहासिक रूप से ये सभी समुदाय एक ही विशाल समूह का हिस्सा रहे होंगे। हालांकि अब वक्त के साथ कई लोग छत्तीसगढ़ी और सादरी जैसी स्थानीय भाषाएं भी बोलने लगे हैं। तो इनकी पहचान इनकी जमीन और भाषा से गहराई से जुड़ी है। अब जरा देखते हैं कि ये जमीन और जंगल उनके पेट पालने में कैसे मदद करते हैं। उनकी आजीविका का तरीका क्या है? उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जंगल के इर्द गिर्द घूमती है। उनका सबसे पारंपरिक तरीका है ब्योड़ा खेती। ब्योड़ा? हाँ, जिसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। इसमें वो जंगल के किसी हिस्से की झाड़ियों को साफ करते हैं, उन्हें जलाते हैं और उसकी राख को खाद की तरह इस्तेमाल करके जमीन को खेती के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आज के समय में तो जंगल काटने पर सख्त कानून है, तो क्या ये परंपरा अब भी वैसी चल रही है? यहीं पर एक कमाल की बात दिखती है। ये सिर्फ परंपरा से बंधे नहीं हैं, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। अच्छा। जब वन विभाग ने बड़े पेड़ काटने पर रोक लगाई तो इन्होंने अपनी सदियों पुरानी ब्योड़ा खेती को बंद नहीं किया, बल्कि उसे बदल दिया। कैसे? अब सिर्फ छोटी मोटी झाड़ियां साफ होती हैं, बड़े पेड़ों को कोई हाथ नहीं लगाता। ये दिखाता है कि कैसे ये समुदाय नियमों और परंपरा के बीच एक रास्ता निकाल लेता है। मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हाँ, ये हालात के हिसाब से ढल जाने का एक बेहतरीन हुनर है। और उगाते क्या है ये? इनके खानपान में क्या शामिल है? मुख्य रूप से मक्का, उड़द और दूसरी दालें। लेकिन खेती ही सब कुछ नहीं है। जंगल उनकी माँ की तरह है। महुआ, कांदा, चिरौंजी, तरह तरह के फल, फूल और कंदमूल उनके भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डॉक्यूमेंट्री में एक सीन है जहां एक परिवार जंगल से कंद खोद कर ला रहा है
और बच्चे उसे बड़े चाव से खा रहे हैं। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि वे जरूरत पड़ने पर जानवरों का शिकार भी करते हैं। तो जब खेती का मौसम नहीं होता तब गुजारा कैसे चलता है? तब उनका हुनर काम आता है। महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर बांस से सूपा बनाते हैं। सूपा, जिससे चावल साफ किया जाता है। हाँ वही। और सुंदर टोकरियां बुनते हैं। फिर इन्हें पास के साप्ताहिक हाट यानी बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं। और यहीं पर वो परंपरा और आधुनिकता की खींचतान हमें फिर से इनकी अर्थव्यवस्था में भी दिखती है। बिल्कुल। पहले सब कुछ जंगल और आपस की अदला बदली पर टिका था। हाँ, पहले यहाँ वस्तु विनिमय यानी चीजों की अदला बदली का सिस्टम था। किसी ने टोकरी दी तो बदले में नमक या चावल ले लिया। लेकिन अब साप्ताहिक बाजार और पैसा इनकी जिंदगी का केंद्र बन गए। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे इनके आत्मनिर्भर जीवन में अपनी जगह बना ली है। लेकिन क्या इस बदलाव की कोई कीमत भी चुकानी पड़ रही है? जरूर, और सबसे बड़ी कीमत है जमीन का अलगाव। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जमीन का अलगाव मतलब? एक रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कैसे कई लोगों की जमीनें साहूकारों के पास थोड़े से कर्ज के बदले गिरवी रखी गई और वो उन्हें कभी वापस नहीं ले पाए। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, कुछ मामलों में तो 30-35 साल पहले गिरवी रखी जमीनें भी वापस नहीं मिली। जब जमीन चली गई तो कई परिवारों को काम की तलाश में पलायन करना पड़ा। तो ये बाजार और पैसे का सिस्टम इनकी आर्थिक दुनिया तो बदल रहा है, लेकिन इसका असर इनके समाज के अंदरूनी ताने बाने पर कैसे पड़ रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें उनकी सामाजिक संरचना में मिलता है, जो अंदर से काफी बटी हुई है। वही पहाड़ी और देहारिया कोरबा? हाँ, देहारिया कोरबा जो नीचे गांवों में रहते हैं और स्थायी खेती करते हैं, वे आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न माने जाते हैं। उनके घर पक्के हैं, उनके पास संसाधन ज्यादा हैं। और पहाड़ी कोरबा? जबकि पहाड़ी कोरबा आज भी ज्यादा पारंपरिक और प्रकृति पर निर्भर जीवन जी रहे हैं। और ये फर्क उनके पहनावे और रहन-सहन में भी दिखता होगा। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि पारंपरिक रूप से पुरुष सिर्फ एक लंगोट पहनते थे। सिर्फ लंगोट? हाँ, पर अब ज्यादातर लुंगी कमीज या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। अच्छा। एक बहुत प्यारी बात जो एक रिपोर्ट में पढ़ने को मिली वो उनके आभूषणों के बारे में थी। क्या? आर्थिक तंगी के बावजूद शौक पूरा करने का उनका तरीका बहुत अनोखा है। वे चकली नाम के पौधे के पत्तों को मोड़कर कान में पहन लेती हैं। वाह, जो दूर से बाली जैसा ही लगता है। ये छोटी सी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दिखाता है कि खूबसूरती और शौक के लिए महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजरिया चाहिए। सही कहा। अच्छा, गोदना यानी टैटू का भी जिक्र है स्रोतों में। आज के जमाने में हम टैटू को फैशन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इनके लिए इसका क्या मतलब है? इनके लिए गोदना सिर्फ सजावट नहीं है। तो फिर? ये पहचान का एक गहरा प्रतीक है। महिलाएं इसे अपनी कलाई, गर्दन और पैरों पर बनवाती हैं। हर डिजाइन का एक खास मतलब होता है जो उनके समुदाय और उनकी स्थिति को दर्शाता है। मतलब ये एक तरह से उनकी त्वचा पर लिखा हुआ इतिहास है। बिल्कुल। समाज की बात हो रही है तो विवाह की रस्मों के बारे में भी जानना चाहूंगी। क्या वो भी इतनी ही सरल और प्रकृति से जुड़ी हैं? बेहद सरल। कोई पंडित नहीं, कोई लंबे चौड़े मंत्र नहीं। सच में? हाँ, पहले बाल विवाह और एक से ज्यादा पत्नियां रखने का रिवाज था, पर अब ये लगभग खत्म हो गया है। सबसे जरूरी नियम यह है कि शादी अपने ही गोत्र यानी क्लैन में नहीं हो सकती। और रस्में? रस्मों में दूल्हा दुल्हन को हल्दी तेल लगाया जाता है। और हंडिया का क्या महत्व है? इसका जिक्र बार बार आता है। हंडिया यानी चावल से बनी एक तरह की शराब उनकी हर रस्म का एक अहम हिस्सा है। अच्छा। शादी में वर वधू सबसे पहले एक दूसरे को हंडिया पिलाते हैं और फिर सभी मेहमानों को दी जाती है। ये एक सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है। और दहेज प्रथा? दहेज प्रथा नहीं है, बल्कि कन्या मूल्य की परंपरा है, जिसमें लड़के वाले लड़की के परिवार को सम्मान के तौर पर कुछ चावल, दाल और थोड़े पैसे देते हैं। ये तो मुख्य धारा के समाज से बिल्कुल उल्टा है। और समाज की प्रगतिशील सोच इस बात से भी दिखती है कि विधवा विवाह को पूरी मान्यता दी गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम इनके विश्वास और आस्था की दुनिया में चलें तो वहां भी हमें परंपरा और बाहरी प्रभावों का एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। कैसे? मतलब उनकी मूल मान्यताएं क्या थीं और अब उनमें क्या बदलाव आया है? शुरुआत में उनका विश्वास पूरी तरह प्रकृति और पूर्वजों की आत्माओं पर केंद्रित था। वे मानते थे कि जंगल, पहाड़, नदी सब में कोई न कोई शक्ति वास करती है। लेकिन समय के साथ जब वे दूसरे समुदायों के संपर्क में आए तो उन पर हिंदुत्व का प्रभाव पड़ा और कई लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे। तो क्या उन्होंने अपनी पुरानी देवी देवताओं को पूरी तरह छोड़ दिया? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है।
उन्होंने बाहरी प्रभावों को अपनी आस्था में मिला लिया। आज भी उनकी सबसे प्रमुख देवी सतवाहिनी देवी हैं। सतवाहिनी देवी। हाँ, इसके साथ ही वे सिंगबोंगा यानी सूर्य देवता को पूजते हैं। गांव की सीमाओं की रक्षा करने वाले देवता गम्हर हैं और पशुओं के रक्षक देवता रक्सेल हैं। तो मतलब उनकी आस्था की कई परतें हैं। बिल्कुल। सबसे गहरी परत प्रकृति की है और उसके ऊपर नई मान्यताएं जुड़ती चली गईं। स्रोतों में एक अजीब से अंधविश्वास का भी जिक्र मिलता है कि अगर घर में किसी की अस्वाभाविक मौत हो जाती थी तो वे उस घर को ही छोड़ देते थे। हाँ, वे उस घर को अशुभ मानकर कहीं और अपनी झोपड़ी बना लेते थे। ये शायद उस दुख और डर से दूर जाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका रहा हो। और अब जैसे जैसे वे स्थायी जीवन अपना रहे हैं, इस प्रथा में बहुत कमी आ गई है। इनके त्योहार भी इनके सामाजिक जीवन का आईना है। सरहुल, कर्मा, धर्मा, ये इनके बड़े त्योहार हैं। और इन्हें मनाते कैसे हैं? नाच गाने के साथ पूरा समुदाय मिलकर मनाता है। और इन सभी धार्मिक कामों को करवाने वाले को बैगा कहते हैं, है ना? क्या उनकी भूमिका सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है? नहीं, बैगा की भूमिका बहुत बड़ी है। वो पुजारी भी है, डॉक्टर भी और सलाहकार भी। डॉक्टर भी? हाँ, वो झाड़ फूंक और जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करने में माहिर माना जाता है। और आज भी बीमार पड़ने पर कई लोग पहले बैगा के पास ही जाते हैं। पता चलता है ये मृतकों को दफनाते हैं और मृत्यु के 10वें दिन कमान नाम का एक समारोह होता है। कमान? हाँ, इसमें पूरे गांव को भोज दिया जाता है और इसके बाद ये माना जाता है कि मृतक की आत्मा को शांति मिल गई और वो अपने पूर्वजों में शामिल हो गई। तो हमने उनकी पहचान, आजीविका, समाज और आस्था को समझा। अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, बदलाव का दौर और वो चुनौतियां जिनका वे आज सामना कर रहे हैं। शिक्षा से शुरू करते हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति बहुत खराब थी। साक्षरता दर मतलब लगभग 0 के बराबर थी। शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं था। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? नहीं, बच्चे या तो माँ बाप के साथ काम में हाथ बढ़ाते थे या फिर दिन भर खेलते कूदते रहते थे। उनके लिए स्कूल एक बाहरी दुनिया की चीज थी। लेकिन अब तो इसमें काफी बदलाव आया है। सरकारी और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत काम किया है। हाँ, और इसमें रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों का काम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इनके प्रयासों से कई गांवों में आश्रम स्कूल और छात्रावास खोले गए हैं। अच्छा। इन स्कूलों में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उन्हें मुफ्त में वर्दी, किताबें, दोपहर का खाना और रहने की जगह भी मिलती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। एक वीडियो रिपोर्ट में कुछ बच्चे बताते भी हैं कि कैसे इन आश्रम स्कूलों ने उन्हें एक नया जीवन दिया है, जहां उन्हें संतुलित आहार और अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं। ये देखना बहुत उम्मीद जगाता है। उम्मीद तो है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। लड़कियों की शिक्षा पर अब भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कई परिवार आज भी लड़कियों को स्कूल भेजने की बजाय घर के कामों में लगाना बेहतर समझते हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? वहां भी यही कहानी है। सरकार पोलियो उन्मूलन और टीकाकरण के अभियान चला रही है, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, कई लोगों का पहला भरोसा आज भी झाड़ फूंक पर ही होता है। लेकिन सरकार ने विकास के लिए सड़कें, पीने के पानी के लिए हैंडपंप जैसी सुविधाएं तो पहुंचाई हैं। हाँ, बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। अब उन्हें बागवानी और आधुनिक खेती के कामों से जोड़ने की भी कोशिश हो रही है, ताकि जंगल पर उनकी निर्भरता कम हो और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? यही कि इस सारी प्रक्रिया का आखिर मतलब क्या है? तो कोरबा जनजाति की ये पूरी कहानी परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने की एक जीती जागती मिसाल है। सही कहा। एक तरफ उनकी अपनी अनूठी सामाजिक संरचना, मान्यताएं और जंगल से जुड़ा हजारों साल पुराना जीवन है, तो दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार से जुड़ने की नई हकीकत है। हाँ, और ये सिर्फ एक जनजाति की कहानी नहीं है। ये सवाल तो दुनिया भर के कई आदिवासी समुदायों के सामने खड़ा है। बिल्कुल। स्रोत ये तो साफ साफ दिखाते हैं कि सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों से कोरबा समुदाय के जीवन में भौतिक सुधार तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? विकास की इस प्रक्रिया में जब एक समुदाय मुख्य धारा के साथ जुड़ता है, तो वो अपनी उस अनूठी सांस्कृतिक पहचान, अपनी भाषा और अपनी आत्मनिर्भरता को कैसे बचाए रख सकता है, जो सदियों से उसकी पहचान रही है। क्या विकास का मतलब सिर्फ बाहरी सुविधाओं को अपनाना है या अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।